हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 7। फ्रेंड्स, प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो में भी हम लोग जो है झारखंड जीके के 30 अति महत्वपूर्ण सवालों को कंप्लीट करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तार में समझेंगे। सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हम जिस प्रैक्टिस सेट से आपको करवा रहे हैं बहुत ही अच्छा बुक का प्रैक्टिस सेट है और आपको परीक्षा में इसका जो है जनरली प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास और सारे प्रश्नों का आंसर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित आपका पहला सवाल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपका पहला सवाल में पूछ रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया। आप सभी को पता है कि झारखंड का अपना हाईकोर्ट है और झारखंड का अपना हाईकोर्ट कहाँ पर है? रांची में है। ठीक है, झारखंड का हाईकोर्ट कहाँ पर है? रांची में है। सवाल ये है कि जब झारखंड अलग हुआ उसे कितना दिन बाद जो है उच्च न्यायालय बनाया गया, फिर सेम डे बनाया गया, क्या इसका क्या डेट रहा? तो देखिए, इसका जो आंसर आपको करना है 15 नवंबर 2000 ही कर देना है। ठीक है, 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य के विभाजन के बाद झारखंड एक नए राज्य का गठन हुआ और इसी दिन जो है रांची में स्थित सर्किट बेंच को पूर्ण रूप से झारखंड उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित कर दिया गया। और ये जो है भारत का 21वां उच्च न्यायालय बना था। भारत का कितने नंबर का उच्च न्यायालय बना था? ये हाईकोर्ट बना था। 21वें नंबर का हाईकोर्ट ये बना था भारत का। समझे? चलिए, और राज्य की हम बात करें कि कितने नंबर का राज्य बना था भारत में, तो झारखंड जो है 28वां राज्य बना था पूरे भारत का। समझ गए? कोर्ट में, हाईकोर्ट में कौन सा? 21 नंबर, और राज्य में कौन सा बना? 28 नंबर का राज्य बना। क्लियर हो गया? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन जो है कब हुआ था। आप जिस जेपीएससी के बारे में जो प्रोटेस्ट भी चल रहा है, जेपीएससी जीएसएससी, ठीक है, तो यही है जेपीएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, इसका गठन जो हुआ था कब किया गया था? गठन इसका जेपीएससी का गठन कब किया गया था? आंसर करिएगा 2002 ईस्वी में। आंसर इसका क्या करिएगा? 2002 ईस्वी में। झारखंड राज्य में सिविल सेवा और प्रशासनिक पदों पर सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत, कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 315 के तहत जो है इसे 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी का गठन किया गया था। समझ गए? अभी सबसे बेसी विवाद इसी का चल रहा है। अभी लगभग 19-20 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट आपका रांची में चल ही रहा है। बहुत सारे जो है स्टूडेंट, पढ़ने वाले, राजनेता, नेता सभी लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। लाठीचार्ज भी हो चुका है, फिर भी लोग वहाँ पे डटे हुए हैं। देखिए क्या होता है आगे। तो झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 2002 ईस्वी में किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं? 3 नंबर का आंसर कर दीजिएगा चतरा जिला में, है ना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से झारखंड में प्रतिशत के आधार पर चतरा जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अनुसूचित जाति, जिसको अंग्रेजी में एससी के नाम से जानते हैं, एससी के नाम से जानते हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट आबादी पाई जाती है, जो कि इस जिले की जो है कुल जनसंख्या का लगभग 32.65% है चतरा जिला का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल पूछ रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितनी बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है? देखिए, ये तो है करंट अफेयर्स का सवाल। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा पुराना है। ये बहुत दिन पहले ये जो है योजना लाया गया था, किशोरी शक्ति योजना, है ना। तो हालांकि इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 204 हो जाएगा उस समय के हिसाब से। किशोरी शक्ति योजना का जो है के तहत जो है 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियाँ हैं, इसको स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता और कौशल विकास के प्रति जो है सशक्त बनाने के लिए यह योजना झारखंड सरकार ने राज्य के 204 समेकित बाल विकास परियोजनाओं में जो है चलाई जा रही है अभी करंट टाइम में। समझ गए? तो चलिए 204 इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, जम्मू कश्मीर से क्या पूछ रहा है। 5 नंबर सवाल पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सा योजना चला रही है? 5 नंबर का आंसर कर दीजिएगा रोशनी योजना, ऑप्शन बी। जम्मू कश्मीर की एक योजना है जिसका नाम है हिमायत योजना। इसी के तर्ज पर जो है भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद जो क्षेत्र है, ठीक है, से प्रभावित जिलों और आदिवासी युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए रोशनी योजना का शुरुआत किया था। समझ गए? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट करिएगा।
6 नंबर सवाल है, जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है? जीवन आशा योजना, योजना का नाम देखिए, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, जीवन आशा योजना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाल कुपोषण पर नियंत्रण, बाल कुपोषण पर नियंत्रण। मुख्यमंत्री जीवन आशा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है राज्य में शिशुओं और छोटे बच्चों में गंभीर रूप से व्याप्त बाल कुपोषण पर नियंत्रण पाना और उन्हें बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जीवन आशा योजना बाल कुपोषण पर नियंत्रण के ऊपर आधारित है। 7 नंबर सवाल देखिए, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन है? बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी इनमें से कौन है? 7 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन सी, सुमित्रा कुमारी एवं सम्मा खातून। झारखंड में बुनकरों को कम ब्याज दर पर वित्तीय ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको जो है शुरुआत किया गया था, जिसका नाम रखा गया बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी पहली लाभार्थी का नाम रहा सुमित्रा कुमारी और सम्मा खातून, दोनों को यहाँ पे दिया गया था प्रथम बार में। क्लियर। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर, रघुवर दास सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को पुनः आरंभ किया था? अभी तो 2026 आ गया, 11 साल पहले का एक सवाल पूछ रहा है। देखिए कभी कभार कोई सवाल पूछा जा सकता है, समझे, इसलिए ऐसा बात नहीं कि सारे सवाल को भूल जाना है। तो देखिए 2015 की किस योजना को पुनः जो है प्रारंभ किया था रघुवर दास ने? इसका आंसर आपको करना है मुख्यमंत्री दाल भात योजना, जो अभी भी लगभग जिलों में चल रहा है, समझे। आप कहीं कहीं जाकर के देखिएगा तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना का क्या है बोर्ड लगा हुआ रहता है, समझ गए। तो इनको जो है इन्होंने जो है रघुवर दास ने 2015 में मुख्यमंत्री दाल भात योजना को अधिक सुदृढ़ बना करके क्रियान्वित किया, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो रहा वो गरीब और कमज़ोर समाज के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, उन लोगों को जो है मात्र 5 रुपये में भरपेट खाना खिलाने का उद्देश्य यहाँ पर रखा गया था। अभी भी है, जहाँ भी दाल भात योजना का चलता है, खाना खिलाया जाता है, 5 रुपये जा करके दे करके आप अच्छा खाना खा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल यहाँ पर देखिए, फिर से योजना किससे संबंधित ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर रुपये के सहायता के रूप में दिया जाता है। कितने रुपये यहाँ पे मिलता है? जब कोई व्यक्ति लाडली लक्ष्मी योजना के तहत रजिस्टर है और जब कोई बच्चियाँ जो है, लड़की जो है 21 वर्ष अपना पूरी कर लेती हैं तो उनको कितना पैसा मिलता है, यही सवाल पूछ रहा है। इसका आंसर कर दीजिएगा 1.08 लाख, 1,08,000 रुपया। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जब बालिका की आयु 21 वर्ष हो जाती है तो बिना किसी अंतराल के पढ़ाई पूरी करती है, और उसका विवाह अगर यदि 18 वर्ष से पहले ना हुआ हो तो उसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है, जो पूरा समय के बाद जो पैसा मिलता है, वो 1,08,000 रुपया वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान किया जाता है, समझ गए। 1,08,000 इसका आंसर करिएगा। अगला सवाल है, पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है। इस योजना पर प्रति छात्र कितना रुपया खर्च आता है? 10 नंबर का आंसर कर दीजिएगा 10.90 रुपया। आदिम जनजाति, विशेषकर जो पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, इनके बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने और उनके पोषण स्तर को सुधारने के लिए विशेष मध्याह्न भोजन चलाया जाता है, ठीक है, जिसमें प्रति छात्र जो है दैनिक आवंटन 10 रुपये 90 पैसे निर्धारित किया गया, मतलब लगभग 11 रुपया। 11 रुपये भी ऑप्शन है, 11 रुपये नहीं करना है, 10 रुपये 90 पैसा ही इसका आंसर करना है। 11 नंबर सवाल है कि अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है? देखिए बहुत सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को समय समय पर दिए जाते हैं, उसमें से एक स्कॉलरशिप का नाम है अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। इसको जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र की जो व्यक्ति पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए इसको मिलता है, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा जो है इसे 2003 में शुरू किया गया था, अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत राज्य के अनुसूचित जाति जो SC के लोग हैं, ठीक है, जो SC के जो लोग होते हैं, जो अत्यंत प्रतिभावान होते हैं, और छात्र छात्राओं को जो है राज्य से बाहर या फिर प्रतिष्ठित संस्थान में मेडिकल, चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जो है आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति यहाँ पर दिया जाता है। तो इसका आंसर करना है आपको ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर सवाल है कि आश्रम एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग की पढ़ाई होती है? यहाँ पे देखिए अभी इसका वैकेंसी निकलता है, हम वीडियो इसको बनाते हैं बहुत बार। एकलव्य विद्यालय में या फिर आश्रम विद्यालय में जो वैकेंसी निकलती है टीचर का, टाइम टू टाइम निकलते रहता है। ये आवासीय विद्यालय है।
तो यही पूछ रहा है कि आश्रम या फिर एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है। 12 नंबर का आंसर कर दीजिएगा। 6 से लेकर के 12वीं तक का यहाँ पे पढ़ाई होती है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिसको आप कभी ना कभी देखे होंगे, EMRS इसका शॉर्ट नाम है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल। ठीक है। आश्रम विद्यालयों में दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति ST के जो बच्चे होते हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जो है निःशुल्क आवासीय शिक्षा एवं भोजन की व्यवस्था इसमें दिया जाता है। बच्चे वहीं रह करके पढ़ाई करते हैं, समझे। 13 नंबर सवाल है, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। 13 नंबर का भारतीय लौह, यहाँ पे लौह लिख दिया ना, यहाँ पे लौह नहीं होगा, ये आयरन हो गया, यहाँ पे लाह होना चाहिए, लाह। ठीक है, ये गलत है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। 13 नंबर का आंसर कर दीजिएगा आप लोग, रांची। ठीक है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट। झारखंड की राजधानी रांची में एक जगह है नामकुम, वहीं पर स्थित है। इसकी स्थापना जो है ब्रिटिश शासनकाल में 1924 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था। 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। वर्तमान में जो है इसे राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान NISA के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है कि लौह एकत्रित करने का कार्य जो है किन यहाँ पे फिर से गलत लिख दिया ना, यहाँ पे लाह होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है लोग, कोई नहीं। लाह एकत्रित करने का कार्य जो है किन महीनों में किया जाता है। 14 नंबर का सवाल आपका है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा मई और जून। गर्मी के दिनों में जनरली इसका एकत्रित इसको किया जाता है। ठीक है, झारखंड में लाह का जो है प्रमुख एक मुख्य फसल है, जिसको मुख्य ऐसे समझिए फिर से, झारखंड में जो लाह की जो मुख्य फसल है उसको कहा जाता है बैसाखी, जिसका संकलन और एकत्रीकरण जो है मुख्य रूप से मई और जून के महीनों में बहुतायत मात्रा में किया जाता है। समझ गए। 15 नंबर सवाल है, संथाल परगना में कितने पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। 15 नंबर का आंसर कर दीजिएगा C 18। संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत में पिछड़े पहाड़िया आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए कल्याण विभाग द्वारा कुल 18 पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 16 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु BIT मेसरा में कोर्स संचालित किया जा रहा है। अब ये कौन सा कोर्स है, तो 16 नंबर का क्या आंसर होगा, पॉलिटेक्निक हो जाएगा, ऑप्शन सी। BIT मेसरा रांची परिसर में स्थित यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जनजाति ST और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक, जो डिप्लोमा के नाम से आप जानते हैं, और अन्य तकनीकी कोर्स विशेष रियायतों और सीटों के साथ में संचालित किए जा रहे हैं। इसका आंसर पॉलिटेक्निक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था NUIS, ठीक है, राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था NUIS योजना को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना है। 17 नंबर का करिएगा 5 में, क्या कर दीजिएगा 5 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है कि योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता कितना रखा गया। देखिए आप पढ़ते होंगे झारखंड जी के, तो इसमें जनजाति के बारे में तो आप पढ़े होंगे। झारखंड में टोटल जनजातियों की जो संख्या है जनजाति की, वो है 32। अलग अलग प्रकार के 32 जनजाति झारखंड में पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें भी 2 भाग है। 32 में क्या भाग है, 2 भाग है। एक तो तरफ आपको 24 जनजाति मिल जाएगा और एक तरफ मिल जाएगा 8। ये जो 8 जनजाति है यही है आदिम जनजाति। आपका क्या है, ये क्या हो जाता है, आदिम जनजाति। ठीक है, तो उसी आदिम जनजाति के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता कितनी रखी गई है। 18 नंबर का नॉन मैट्रिक कर दीजिएगा, C नंबर। झारखंड सरकार द्वारा आदिम जनजातियों के उत्थान के लिए जो है सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को शिथिल करते हुए नॉन मैट्रिक यानी कि जो 8वीं 9वीं पास है उनको रखा गया, ताकि वे मुख्य धारा से जुड़ सकें। समझें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर, फिर से आपको आदिम जनजाति से सवाल दिया गया है। आदिम जनजाति के व्यक्ति को सीधी भर्ती की जाती है किस लेवल की नौकरी में। यहाँ पे आपने देखा कि ये नॉन मैट्रिक से भी नौकरी पा सकते हैं, ठीक है, 8वीं 9वीं जो पास है।
तो इनको कौन सा वर्ग का नौकरी दिया जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 4th ग्रेड का नौकरी जनरली इन लोगों को दिया जाता है सरकारी सेवा संवर्ग में। इस विशेष योजना के अंतर्गत में आदिम जनजाति के पात्र युवाओं को सीधे चतुर्थ वर्ग, ग्रुप डी के नाम से आप जिसको जानते हैं, के पदों पर बिना किसी कठिन प्रतियोगिता परीक्षा के सीधी नियुक्ति दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों के लिए कोई एग्जाम वगैरह का प्रावधान नहीं रहता है। क्राइटेरिया रहता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, लेकिन उतना परीक्षा वगैरह का लफड़ा इसमें नहीं रहता है। 20 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी राजा ने खिलजी की अधीनता स्वीकार की था? अब देखिए ये आपको सवाल पूछ रहा है हिस्ट्री से। आप हिस्ट्री तो पढ़े होंगे, क्या पढ़ते होंगे आप लोग? झारखंड लूसेंट पढ़ते होंगे, ही पढ़ते ना। झारखंड लूसेंट बहुत सारे लोगों के पास रहता है। जब झारखंड लूसेंट वगैरह पढ़िएगा, फिर अरिहंत का बुक पढ़िएगा, तो इस सब में क्या है ना कि सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। तो देखिए इतिहास का सवाल है, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं सवाल को। निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी राजा ने खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लिया? तो खिलजी के बारे में आप लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। अधीनता स्वीकार करना का मतलब समझ रहे हैं, मतलब उसके अंदर में आ गया। ठीक है, अधीनता मतलब कि मालिक खिलजी हो गया और ये नागवंशी राजा क्या हो गया, उसका अनुयायी एक तरह से कह सकते हैं कि उसका बात मानने वाला हो गया। इसी को कहा जाता है अधीनता स्वीकार करना। ठीक है, तो 20 नंबर का जो आंसर हम लोग करेंगे वेणुकर्ण, इसका आंसर कर देंगे। या फिर कह सकते हैं कि शिवकर्ण और वेणुकर्ण दोनों था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक छज्जू के छोटा नागपुर आक्रमण के समय तत्कालीन नागवंशी राजा वेणुकर्ण ने खिलजी वंश की अधीनता स्वीकार कर लिया और टैक्स देने का जो प्रावधान था, जो उन लोग का शर्त था, उसको स्वीकार कर लिया था। यहाँ पे ये बी और सी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, शिवकर्ण और वेणुकर्ण। 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुगलक काल के किस सिपह सालार ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया था? तुगलक काल की बात हो रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो तुगलक काल के किस सिपह सालार ने हजारीबाग के चाय किला को जीत करके फतेह खान दौला के हवाले कर दिया था? 21 नंबर का आंसर आपको करना है मलिक बया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के समय में सिपह सालार मलिक बया, जिसका पूरा नाम था मलिक इब्राहिम, इन्होंने हजारीबाग के चाय किला पर विजय प्राप्त किया और उसे फतेह खान दौला को सुपुर्द कर दिया। उसको दे दिया कि अब ये जो किला है, अब इसके ऊपर तुम्हारा हक है। समझे, पहले बहुत मारपीट होता था, लड़ाई होता था, लूट पाट लेते थे लोग, सारे किला वोला जिसका जो राजा रहता था उसको भगा दिया जाता था। समझे, चोर डकैत पहले से है, आज ऐसा बात नहीं कि आज ये बढ़ गए हैं, चोरी डकैती बहुत पहले से चलते आ रही है। 22 नंबर सवाल देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल का शासक शमसुद्दीन शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? 22 नंबर का आंसर करिएगा सतगावा। ठीक है, ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह को हरा करके हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और इसे इस विजित क्षेत्र का प्रमुख केंद्र और राजधानी इसको बना दिया था। बहुत पुराना बात है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल पूछ रहा है कि तारीख़ फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर के बंगाल के विरुद्ध कितनी बार जो है आक्रमण किया था? जब ये बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जाता था ना, तो रास्ता झारखंड का प्रयोग करता था। वही पूछ रहा है कि कितने बार झारखंड के रास्ते बंगाल गया और वहाँ पर आक्रमण किया? तो 23 नंबर का आंसर कर दीजिएगा 2 बार, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन बी। सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जिसका नाम है तारीख ये फिरोज शाही, इसके विवरणों के अनुसार से फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के सुल्तानों को दबाने के लिए झारखंड के जंगलों के रास्ते से होकर के कुल 2 बार सैन्य अभियान चलाया था। समझे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? पहला सवाल तो हम लोगों का इसी से था और इसका आंसर भी हमने बता दिया है 24 नंबर का। इसका हम आपको दे देते हैं होमवर्क। ठीक है, आप इसका कमेंट करके हमको बताइए। पहला सवाल आप ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर आप बता देंगे, नहीं सुने होंगे तो नहीं बता पाएंगे। ये सवाल आपके लिए 24 नंबर, आपका आंसर का हम इंतजार करेंगे। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। सवाल पूछ रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं? चलिए 25 नंबर का भी सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। अभी जेपीएससी को लेकर के बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे आदमी रांची गए भी होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो अगर यदि आप प्रोटेस्ट में गए और जेपीएससी के बारे में पढ़ के नहीं गए तो भैया फिर आप क्यों गए? क्योंकि जेपीएससी के बारे में तो आपको जानकारी होना चाहिए, आप जानकारी लेकर के नहीं गए। तो इस सवाल का आंसर हम आपके ऊपर छोड़ते हैं।
आपको इसका आंसर देना है। देखते हैं 24 और 25 नंबर 2 सवाल हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। दोनों करंट अफेयर्स का एक तरह से कहिए तो सवाल बन सकता है और इसका आंसर आपको देना है। हम इसका आंसर आपको नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चेरो राजा ने दोयसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया? अब बताइए, अब एक राजा किसी दूसरे राजघराना में जाकर के चोरी किया, वहाँ को तहस नहस कर दिया दोयसा को, है ना। दोयसा जगह का नाम था, दोयसा को तहस नहस कर दिया मतलब तोड़ फाड़ कर दिया। और नवरत्नगढ़ का जो प्रसिद्ध नागपुर दरवाज़ा था उसको पलामू ले गया और नए किले में लगवाया। ऐसा कौन था, ये पूछ रहे हैं ना। तो 26 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे ऑप्शन ये मेदिनी राय, है ना। चेरो राजवंश के सबसे प्रतापी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोयसा पर आक्रमण किया था और उन्होंने वहां भारी लूटपाट की। नवरत्नगढ़ महल का विशाल व कलात्मक नागपुर दरवाज़ा उखड़वाया और ये उखड़वा करके पलामू ले गया, जिसके बाद उन्होंने पलामू के नए किले में उसको लगवाया था। समझ गए, इसको याद रखिएगा। 27 नंबर सवाल आपका है, औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? 27 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन डी दाऊद खां, ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार दाऊद खां को पलामू के चेरो राजा के खिलाफ सैन्य अभियान पर भेजा था। दाऊद खां ने 1660 ईस्वी में पलामू पर सफल आक्रमण कर उसे मुगल साम्राज्य के अधीन कर दिया था। दाऊद खां इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। देखिए, एक सवाल तो आपको प्रत्येक सेट में मिल ही रहा है, सत्य कथन या फिर असत्य कथन को छांटने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, हम लोगों को छांटना है। तो इसके लिए हम लोगों को सारे ऑप्शन ABCD जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको पहले बढ़िया से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कौन सा कथन इसमें से फॉल्स है। एक कथन फॉल्स है, 3 कथन सही है। पहला कथन देखिए, 17 दिसंबर 1660 ईस्वी में औरंगा नदी के पास मुगलों एवं चेरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें चेरों के जो लोग थे वो पराजित हुए। ये कथन आपका सही है। 17 दिसंबर 1660 में औरंगा नदी के तट पर मुगल और चेरों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें चेरों लोग पराजित हो गए थे। उसके बाद आपका है बी नंबर, 1662 ईस्वी में दाऊद खान ने पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। क्योंकि छोड़िए, ये आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, 1662 ईस्वी में दाऊद खान ने पलामू विजय की स्मृति में पुराना किला में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट C और D बच जाता है। 2 पॉइंट तो सही हो चुका है, एक हम लोग को कथन जो है असत्य है उसको छांटना है। अभी तक तो हम लोग असत्य कथन नहीं छांटे हैं, दोनों सत्य है। 3 नंबर पॉइंट है कि औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया था, ये भी आपका सही है। D नंबर है, दाऊद खां चेरों के हाथों इस युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन D गलत है। ये कथन जो है पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि दाऊद खां इस युद्ध में मरा नहीं था, बल्कि वो विजयी हुआ था और उसने पलामू पर अधिकार कर लिया था। अभी तो कुछ देर पहले हमने ऊपर वाले सवालों में बताया था ना। बाकी जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सही थे, समझ गए। दाऊद खां का भी अब हमने आपको बताया था आंसर ऊपर में, अब भूल गए तुरंत। 29 नंबर सवाल देखिए, झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श करता है? अब झारखंड का कौन सा जिला है जो बिहार को स्पर्श करता है? तो भैया सभी जिले हैं ना, पलामू, चतरा, कोडरमा, है कि नहीं। 29 बिहार से टोटल झारखंड के 10 जिले लगते हैं। कहाँ से? बिहार से। 10 जिले लगते हैं वेस्ट बंगाल से, ठीक है। 10 बिहार से, 10 वेस्ट बंगाल से। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। कुल 10 जिले बिहार को सीमा को छूते हैं, समझ गए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल पूछ रहा है कि छोटा नागपुर का पठार किन चट्टानों छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें जो है वो कैसी है? 30 नंबर का आंसर कर दीजिएगा क्रिस्टलीय एवं कायांतरित। छोटा नागपुर पठार की भूगर्भिक संरचना मुख्य रूप से प्राचीन काल की अर्कियन ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बनी है। अत्यधिक ताप और दाब होने के कारण जो है चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित में रूपांतरित हो गई है, समझे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने 30 सवाल को कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 7 था आज हमारा क्लास। प्रैक्टिस सेट 8 अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। डेली शाम में 7 बजे के आसपास हमारा वीडियो आ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन आपका फ़ोन तक पहुँचे और आप आसानी से हमारा वीडियो को वॉच कर सके। थैंक यू।